वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने समझा कि लिविंग क्या है, क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग के। हमने बात की कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ये दोनों डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है और रिप्रोडक्शन भले ही नॉन लिविंग में नहीं होता, बट सभी लिविंग में नहीं होता। एक्सेप्शंस हैं लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। तो आइए आज हम फिफ्थ कैरेक्टर की बात करते हैं। हमने ट्रिक पढ़ी थी ग्राम्स, अब मैं बात कर रही हूं ग्राम्स में से ए की, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या मतलब है कॉन्शियसनेस का? हम कॉन्शियस हैं, यानी तेज सनलाइट आएगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई भी स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मैं आपको पिंच करूंगी, आप तुरंत हाथ हटाएंगे, और अगर आपका छोटा भाई पिंच करेगा तो हो सकता है आप एक झापड़ भी मार दें। ये हमारा रिएक्शन है। गर्म चीज में हाथ गया, एकदम से हाथ हटाया। दिस इज फिजिकल स्टिमुलस, फिजिकल एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जिसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोई केमिकल स्टिमुलाई हो सकता है, कोई पोल्यूटेंट हो सकता है, कोई हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं, उसके प्रति हमारा एक रिस्पॉन्स होता है। आपने कोई मेडिसिन ली और वो आपके सिस्टम में वर्क कर रही है, तो ये मेडिसिन भी तो एक केमिकल है जो बाहर से बॉडी में गया है और बॉडी उसको सेंस कर रही है और उसको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रही है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स लाइट, एयर, सनलाइट, इवन आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, हम आगे भी पढ़ेंगे। फोटो पीरियड, यानी एक डे में लाइट का कितना पीरियड रहता है। जैसे गर्मियों में फोटो पीरियड बढ़ जाता है, विंटर्स में कम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन अफेक्ट होता है। या चाहे बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो, जैसे कि कोई मस्किटो हमारे आके बैठा और हमने उसको तुरंत हटाया। So we respond to physical stimuli, we respond to chemical stimuli, we respond to biological stimuli. और रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले उसके प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। अगर आपको सपोज करिए कि आप एज अ टीचर यू लव मी एंड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू माय फीलिंग्स, देन यू शुड हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मी। पहले आप मेरे इमोशंस को समझेंगे, तभी तो उसके लिए आप अपना रिएक्शन देंगे। ये ही होती है कॉन्शियसनेस। क्या एक टेबल ऐसा कर सकती है? क्या एक चेयर ऐसा कर सकता है? क्या पंखा ऐसा कर सकता है कि आज ये मैम का मूड थोड़ा सा लो है, वो सैड है, तो चलो मैं और अच्छी हवा दे देता हूं अपने आप से? नहीं, वो मुझे ही जाना पड़ेगा, रेगुलेटर तेज करना पड़ेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बट सभी लिविंग में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो, चाहे हाईएस्ट लेवल ह्यूमंस हो, हम सब में होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का या नहीं? दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अनएक्सेप्शनली फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डालकर छोड़ रही हूं, फिर हम इसे आगे लिखते हैं कि एक इंसान, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि कोमा में कोई है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, हार्ट, लंग्स सबके लिए मशीन्स लगी हुई हैं, उसे क्या कहेंगे? क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्या वो कॉन्शियसनेस है उस इंसान में या नहीं है? और अगर एक कोमा में इंसान लिविंग नहीं है, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है? इन्हीं सब को हम सॉल्व करते हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को। तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज, या सेंसिटिविटी लिख देते हैं, सेंसिटिविटी। हम सेंसिटिव हैं, हम कॉन्शियस हैं, हम अवेयर हैं, हम जागरूक हैं। इट इज द एबिलिटी, हमारी एबिलिटी है ये, एबिलिटी टू सेंस या परसीव, टू सेंस और परसीव। क्या परसीव कर रहे हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल मतलब जो भी एनवायरनमेंट से आ रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट कुड बी फिजिकल, जैसे हमने बात करी, इट कुड बी केमिकल, इट कुड बी बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। एंड सिर्फ हम सेंस ही नहीं करते हैं, हम उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स भी देते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू इट। इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। परसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड टू इट। नाउ दिस इज नॉट शोन बाय, इट इज नॉट शोन बाय नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती है।
it is shown by all living beings या organisms from bacteria which is single celled prokaryote to human by all. So it is considered a defining feature. So it is defining feature of living. स्टूडेंट एनसीईआरटी में दे रखा है एक लाइन जो मैं लिख नहीं रही हूं, बहुत सिंपल है याद रखना कि प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट, सनलाइट, लाइट, ग्रेविटी इन सब के लिए सेंसिटिव होते हैं और फोटो पीरियड जो है वो रिप्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स में. तो वो इसी का एग्जाम्पल एक्सटर्नल स्टिमुलाई का. सो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, राइट. तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस तीनों ही डिफाइनिंग फीचर है. नाउ ये सेंसिटिविटी या कॉन्शियसनेस सब में होती है, लेकिन हमारे अंदर ह्यूमंस में, सिर्फ ह्यूमन में, सारे लिविंग में सिर्फ ह्यूमंस में एक स्पेशल अवेयरनेस है जो सेल्फ अवेयरनेस है. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आज पढ़ाते पढ़ाते मुझे घर जाकर मुझे फील हुआ कि आई डिड नॉट गिव माई 100%. मैं इस टॉपिक को आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकती थी जिससे कि आपको और समझ आता, आप इसे और रिटेन कर पाते. कहीं ना कहीं आई हैव नॉट गिवन माई फुल एफर्ट्स. तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे इम्प्रोवाइज करूँगी. तो ये मैं खुद के लिए अवेयर हूँ. या फॉर एग्जाम्पल आप तैयार होके जा रहे हैं, आपने मिरर में देखा और आप अवेयर हैं, आपको पता है नहीं यार मेरा ड्रेसअप ठीक नहीं है, मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मेरे हेयर ठीक नहीं है. आप खुद के प्रति जागरूक हैं. ना सिर्फ खुद के प्रति, आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति भी जागरूक हैं. यू आर अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट एज वेल. यू नो दैट ओजोन होल इज एनलार्जिंग. यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है. तो हमें जो मेजर्स करने एज ह्यूमंस हम एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते. एक प्लांट थोड़ी ना देखेगा कि मैं मोटा हो रहा हूं तो चलो अब मैं एक्सरसाइजिंग अपना आउटपुट बढ़ा देता हूं क्योंकि मैं बहुत मोटा हो रहा हूं, या मैं बहुत पतला हो रहा हूं तो आई शुड टेक इन मोर कार्बोहाइड्रेट्स. नहीं, बट ये अवेयरनेस हमारे अंदर है. ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. और खुद के प्रति अवेयर होने के साथ साथ हम एनवायरनमेंट के प्रति भी अवेयर है जो किसी दूसरे प्लांट में, किसी दूसरे एनिमल में, किसी एनिमल में भी नहीं है. इवन डॉग के अंदर भी नहीं है, कैट्स किसी एनिमल में नहीं है. वो भी खुद के प्रति या एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नहीं है. बस एक इंस्टिंक्ट है जिसके कारण वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो जो उनके लिए जरूरी है उन्हें परसीव करते हैं, सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, बस. बट वी आर अवेयर. और यही हमें इस अर्थ पे सबसे टॉप मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है. और हर राइट के साथ एक ड्यूटी आती है, इसीलिए हमारी भी ड्यूटी ज्यादा बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, बिकॉज वी आर सेल्फ अवेयर. सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. लेट अस राइट हियर दैट ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, लेकिन लिखते ऐसे अबाउट हिमसेल्फ. This is known as self consciousness. Self consciousness और सेल्फ अवेयरनेस एक ही बात है. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों में, और इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस वी आर अवेयर अबाउट आवर एनवायरमेंट, अपने आसपास के लोग, अपना एनवायरमेंट, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, इन सब के लिए हमारी एक अवेयरनेस है. हाँ, हम अनदेखा करें, हम देखना ही नहीं चाहें, अपनी गलतियों को ठीक ही करना नहीं चाहें, वो अलग बात है. बट नेचर ने हमें ये स्पेशल अवेयरनेस दे रखी है. नाउ ये जो कॉन्शियसनेस है जो सब में प्रेजेंट है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, किसी नॉन लिविंग में नहीं है, क्या एक कोमा में जो इंसान है उसमें प्रेजेंट है? लेट अस सी. सो a person lying in coma, ये क्वेश्चन आता है. a person lying in coma or on support system, life support system,
जहां मशीन्स के थ्रू वो जिंदा है, हार्ट लंग वर्क कर रहे हैं, ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन अ हॉस्पिटल इज लिविंग और नॉन लिविंग, उसे आप जिंदा मानेंगे या डेड, मरा हुआ, नॉन लिविंग मानेंगे? क्या मानेंगे? आपने सुना होगा ना मूवीज में कि ये कोमा में हैं लेकिन इन्हें सब सुनाई दे रहा है, और कई बार होता भी है कि कोमा से जब वापस आते हैं लोग, मूवीज में दिखाते हैं, तो वो जो भी, जैसे 3 इडियट्स में शर्मन जोशी कोमा में चला जाता है, वो उसको बोलते रहते हैं, सब चीज़ें दिखाते रहते हैं, और फिर जब वो वापस आता है कोमा से, तो जो भी फ्रेंड्स के बीच में जोक होता है, दे क्रैक दैट जोक। सो क्या वो लिविंग है, क्या वो नॉन लिविंग है? क्योंकि हार्ट लंग सब कुछ मशीन्स पे चल रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आए कि क्या ऐसे इंसान में कॉन्शियसनेस है, नहीं, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, नंबर 1। लेकिन वो नॉन लिविंग भी नहीं है, क्योंकि जो आप मेडिसिन दे रहे हो, वो मेडिसिन भी तो उसकी बॉडी में अंदर वर्क कर रही हैं, मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, तो ना वो पूरा लिविंग है लेकिन वो नॉन लिविंग भी नहीं है। ऐसे इंसान को कहते हैं ब्रेन डेड। सो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ही इज ब्रेन डेड। ब्रेन डेड मतलब कॉन्शियस नहीं है, ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, बट मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, ब्रेन डेड। सो ही हैज लॉस्ट अ सर्टन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ही इज नॉट अवेयर। आप उन्हें पिंच करोगे, आंखों में तेज रोशनी डालोगे, प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, हाथ नहीं हटाएंगे, राइट? कॉन्शियसनेस लॉस्ट है बट मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जैसे ही ये ब्रेन डेड इंसान अगर कोमा से बाहर आ गया तो लिविंग, और अगर कोमा से बाहर नहीं आए तो फिर ब्रेन डेड कंसिडर होते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नाउ ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम सारे 5 कैरेक्टर्स की, फीचर्स की बात करें, सेल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, तो सबसे ऑब्वियस फीचर क्या है? ऑब्वियस फीचर मतलब जो आसानी से दिखाई देता है कि हाँ यार ये तो है, ये तो अपन बोलते हैं ऑब्वियसली, यू नो, आप नीट की प्रिपेयर कर रहे हो और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, ऑब्वियसली ये तो है ही, इसमें क्या कहने की बात है। इन 5 में से बताइए कौन सा? क्या आपको सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नेकेड आई से आप देख सकते हो क्या सेल्स को कि सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है? नहीं। क्या आप अंदर जो बॉडी में लिविंग रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिज्म देख सकते हो? नहीं। वो तो हम आपको, अपन बात कर रहे हैं तो अपने को पता है, पढ़ रहे हैं कि हाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ग्रोथ, आप बोलोगे ग्रोथ तो देखते हैं हम, हाइट बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रोथ भी जो इंटरनल ग्रोथ है, जो सेल ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो हम देख पाते हैं? नहीं। हाँ, हम उसका फाइनल आउटपुट देख पाते हैं, बट वो थोड़ी ना हम देख पाते हैं। रिप्रोडक्शन आपको थोड़ी ना पता है यूट्रस के अंदर वो एग और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मिल रहे हैं और यूट्रस में, ये सब थोड़ी ना देख पाते हैं हम। हमें तो आउटपुट दिखता है जब बेबी डिलीवर होता है। बट कॉन्शियसनेस तो हम बोल सकते हैं, हाँ बोलते हैं ना तुम्हारे अंदर कॉन्शियस ही नहीं है, या तुम्हारे अंदर ये तो बहुत सेल्फ अवेयर पर्सन है, बहुत जल्दी अपनी गलतियां देखते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्शियसनेस एक बहुत दिखाई देने वाला फीचर है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑब्वियस, एंड एक और क्वेश्चन आता है इट इज मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। मैं लिखती हूं फिर आपको समझाती हूं। टेक्निकली सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सभी फीचर्स में से। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। आपका हाथ एक गरम कप ऑफ कॉफी के अंदर चला गया, आपकी फिंगर्स में नर्व एंडिंग्स हैं, उन्होंने उस हॉट टेम्परेचर को सेंस किया, वो नर्व्स तुरंत सिग्नल लेकर गई ब्रेन पे, ब्रेन में सारे न्यूरॉन्स ने उसका एनालिसिस किया और फिर मसल्स को इंस्ट्रक्शंस पहुंचाए, कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कुछ रिलैक्स हुई, आपने अपना हाथ हटाया और उतनी देर में आप रोने भी लग गए, आपके इमोशंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। तो एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटी सी कॉन्शियसनेस के लिए नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इमोशनल सिस्टम, सबका एक कोऑर्डिनेशन है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। सो इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा फीचर है ये? इट इज कॉन्शियसनेस, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें इन 5 को हम कंपेयर करते हैं। प्लीज नोट दिस।
तो आइए स्टूडेंट्स हम क्विकली पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। सो आई विल राइट हेयर कैरेक्टर, लेट्स राइट हेयर सीरियल नंबर, और यहां हम लिखेंगे कि वेदर इट इज अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमने जिस ऑर्डर में पढ़ा है उसी ऑर्डर में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए डिफाइनिंग है या नहीं है? है, क्योंकि सभी लिविंग में प्रेजेंट है, एक भी एक्सेप्शन नहीं है और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। नाउ सेकंड, मेटाबॉलिज्म। बताइए, है, सब लिविंग में प्रेजेंट है, किसी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं है। ये अलग बात है कि टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर भी लिविंग रिएक्शंस करवा सकते हैं, बट वो लिविंग थिंग नहीं होगा। नाउ थर्ड, ग्रोथ। डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सभी लिविंग में प्रेजेंट है, बट नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। सो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इन नॉन लिविंग, इसीलिए ये डिफाइनिंग फीचर लिविंग का नहीं। नाउ फोर्थ, रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? नॉन लिविंग्स में तो नहीं होता, बट लिविंग में भी कुछ में नहीं होता है, जैसे डज नॉट अकर इन खच्चर विच इज म्यूल, मेल डोंकी फीमेल हॉर्स से बनता है, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो सब लिविंग में नहीं हो रहा है, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, इसलिए नहीं है। दोनों में अंतर है। ये तो नॉन लिविंग, लिविंग तो सब में होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। ये नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन लिविंग में इसके एक्सेप्शंस हैं, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्शियसनेस। दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर। सो दीज आर द 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने जो हमें ट्रिक दी थी उसकी जो स्पेलिंग थी GRAMCE थी, ग्राम्स, उस ई का मतलब था इमरजेंस, पर वो तो आपने यहां लिखवाया ही नहीं। स्टूडेंट्स, इमरजेंस का क्या मतलब है? हमें पता है कि बहुत सारे सेल्स, उनका इंट्रैक्शन होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू का इंट्रैक्शन होता है, ऑर्गन बनता है। अच्छा, सेल भी, ऑर्गेनेल भी कैसे बना है? कोई भी सेल के अंदर का मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शन से। इमर्जेंस का मतलब होता है कोई भी चीज इमर्ज होती है, पैदा होती है, बॉर्न होती है, अराइज होती है। इसका मतलब है टिश्यू के अंदर जो क्वालिटी है वो उसे बनाने वाले सेल के अंदर नहीं है, बल्कि जब सेल्स में इंटरैक्शन हुआ, दोस्ती हुई, बातचीत हुई, उससे वो क्वालिटी बनी जो टिश्यू के अंदर आई। ऐसे ही एक सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, एक सेल के अंदर, वो उस मॉलिक्यूल में नहीं है जो उसे बना रहा है, बल्कि जब उन मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन हुआ तो वो प्रॉपर्टी इमर्ज हो गई। यानी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर वो प्रॉपर्टी इमर्ज हो रही है लोअर लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इंटरैक्शन के कारण। सो इमर्जेंस का मतलब है इट इज emergence of properties at higher level of organization, higher level of organization due to, क्यों emerge हो रही है? interactions के कारण, due to interactions in components of lower level of organization। टिश्यू की प्रॉपर्टी जो है वो सेल में नहीं है, सेल के इंटरैक्शन के कारण वो प्रॉपर्टी आ गई है, कोई नई प्रॉपर्टी आ गई है टिश्यू में जो सेल में नहीं थी। ऐसे ही सेल ऑर्गेनेल में जो प्रॉपर्टी है वो उसे बनाने वाले इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में नहीं है, बल्कि उन मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन के कारण वो इमर्ज हो गई है हायर लेवल यानी सेल ऑर्गेनेल में। राइट, दिस इज इमर्जेंस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, नई प्रॉपर्टी का इमर्ज हो जाना।
बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरे अकेले की बात करूं तो हो सकता है मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 10 लोगों से जाके भिड़ जाऊं, लेकिन अगर मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक मैं हूं और ऐसे करके हम 50 फ्रेंड्स हैं और हमारा एक सर्कल है बहुत स्ट्रांग, या हमारी क्लास की बात करें, हमारी क्लास है, तो सबके अलग अलग कोई नहीं भिड़ सकता, वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, गैंगस्टर्स हैं, राउडीज हैं स्कूल के, लेकिन हम सब इकट्ठे आ गए, अब हमारे में ताकत है कि हम भिड़ सकते हैं। तो इंडिविजुअली मेरे में नहीं है, लेकिन इस हमारे इंटरेक्शन के कारण इस ग्रुप जो बना है हमारा क्लास नेक्स्ट लेवल, उसमें ये प्रॉपर्टी है। बस ये वैसे ही बात है, तो ये डिफाइनिंग फीचर में नहीं काउंट होता है, ये एक अलग से पॉइंट है, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। हमने देखा कि व्हाट इज लिविंग, और हमने लिविंग डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं लिविंग के, उन्हें समझा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस सारे पार्ट में से। सो बेसिकली वी कैन से दैट हम सेल्फ अवेयर हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, सेल्फ इवॉल्विंग हैं, और एक इंटरैक्टिव सिस्टम है। और इस अर्थ पे सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स का होना ही कहलाता है, लिविंग फॉर्म्स का होना कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। 2 वर्ड से बना है। बायोज का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता, फॉर्म्स अलग अलग। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मोनेरन्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, बैक्टीरिया, पता नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास में। अभी हम बस इसका एक बेसिक पढ़ेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इसका क्या मतलब है? अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, सो इट रेफर्स टू नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमेशा लिविंग ही मतलब है, ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नंबर एंड टाइप, कितने हैं और कितनी तरह के हैं। जैसे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, ये तो टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। और कितने हैं नंबर। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी तक हम बात करें कि कितनी स्पीशीज नोन है, डिस्कवर हैं और डिटेल में उनके बारे में हमें पता है, तो वो है 1.7 से 1.8 मिलियन, और हर रोज नई नई स्पीशीज साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं। सो टिल डेट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1.7 टू 1.8 मिलियन, याद रखना ऑप्शंस में एक बिलियन भी दिया होगा, मिलियन स्पीशीज आर नोन, हमें पता है, और इनके बारे में हमें डिटेल्स भी पता है, एंड डिस्क्राइब्ड, नोन एंड डिस्क्राइब्ड, अर्थ पे ही बात कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर एनिमल स्पीशीज है, 1.25 मिलियन। 1.25 मिलियन जो है वो एनिमल स्पीशीज है, और ऑलमोस्ट 0.55 मिलियन, ये सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये प्लांट स्पीशीज हैं। आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे कि प्लांट्स में भी एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे ज्यादा इस समय पर अर्थ पे एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट है। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स पढ़े होगा लोअर क्लासेस में। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा फैला हुआ, सबसे ज्यादा नंबर में, सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसके हैं? मोस्ट डाइवर्स, एंजियोस्पर्म्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स। दिस इज द टाइम ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एरा, पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, 70% ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्ट डाइवर्स इंसेक्ट्स। इसमें मक्खी, मच्छर, बीज, मधुमक्खी, टिड्डे, लॉकस्ट, ये सब, दीज ऑल आर इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स मोस्ट डाइवर्स, 70% इंसेक्ट्स होते हैं अकेले। तो प्लांट एनिमल में से एनिमल्स, और एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, और प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स। प्लीज नोट दिस डाउन।
नाउ स्टूडेंट्स, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, ये तो अभी तक डिस्कवर्ड हैं, और भी स्पीशीज हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक एक ऑर्गेनिज्म को चुन चुन कर पढ़ो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करते हैं हम स्कूल में, कॉलेजेस में भी, अभी भी आप क्या करते हो, अपने सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर देते हो, उनको ग्रुप्स में डाल देते हो। आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या स्कूल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप कोई एक स्टूडेंट है, कोई पेरेंट गए और उन्होंने कहा कि मुझे प्रिया से मिलना है, तो प्यून क्या पूछेगा, मैम आपकी बच्ची कौन सी क्लास में है? उन्होंने बताया सपोज 5th स्टैंडर्ड में। फिर वो पूछेगा कौन से सेक्शन में है, तो बताएंगे ए में। अब मान लो कि 5th A के जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने हाउसेस के हिसाब से और एक्टिविटीज़ करने गए हुए हैं स्कूल में, कहीं कहीं कोई म्यूज़िक हॉल में है, कोई पीटी करने गया हुआ है, कोई आर्ट्स क्लास में है, कोई SUPW में है, कोई हिस्ट्री की क्लास में है। तो प्यून क्या पूछेगा कि मैडम वो कौन से हाउस में है? जैसे मेरे स्कूल में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो हाउस होते थे, मैं जनरली येलो हाउस में होती थी, तो उसने कहा येलो हाउस में। अब प्यून को पता है कि येलो हाउस के बच्चे म्यूज़िक हॉल में गए हुए हैं, तो वो पेरेंट को म्यूज़िक हॉल ले जाएगा। ये क्लासीफाई कर दिया। बट मान लो कुछ भी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, कोई कहीं भी बैठा हुआ है, क्या आप ढूंढ सकते हो उस प्रिया को? कभी नहीं ढूंढ सकते। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही है इसी तरह से एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। और किस बेस पे क्लासीफाई करते हो बताइए? उस प्रिया को, उस स्टूडेंट को किस बेस पे क्लासीफाई किया कि वो कौन सी क्लास में है, वो किस क्लास में जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या वो खुद ही सोच ले कि आज तो मैं 10th में बैठूंगी, आज मैं 2nd में बैठूंगी? नहीं, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितने भी बच्चे उस 5th स्टैंडर्ड में हैं उन सबकी एज सेम है, वो सब 4th क्लास पास कर आए हैं। ऐसा थोड़ी ना 10th के बच्चे को 5th में बिठा देंगे। तो जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, उसके बेसिस पर ग्रुप, सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और वो साइंस की ब्रांच, ध्यान से सुनिएगा, वो साइंस की ब्रांच जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डील करती है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, कैसे क्लासिफाई करना है, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। लेट्स राइट डाउन व्हाट इज टैक्सोनॉमी। क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की, क्या जरूरत है इस ब्रांच की स्टडी को इजी बनाने के लिए? सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से आया है। टैक्सोस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स रूल्स या लॉज। तो अरेंजमेंट के क्या लॉज हैं? किसको अरेंज कर रहे हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कहां अरेंज कर रहे हो? ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, राइट? सो टैक्सोनॉमी इज व्हाट इट इज, द branch of science which deals with principles and processes। प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत होंगे, क्या बेसिस होगा और कैसे करेंगे प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन of living organisms। राइट? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? क्लासिफिकेशन, दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज with respect to characters। जैसे सभी एनिमल्स जिनमें मिल्क सिक्रीट होता है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें हमने मैमेलिया में डाल दिया। अगर कोई फिश मैमेलिया के अलावा किसी क्लास में है, कोई एनिमल, सपोज फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग मैमेलिया में नहीं है, मतलब फ्रॉग में पक्का मैमरी ग्लैंड नहीं है, तो ये हमारे बीच में डिससिमिलैरिटी है। या आपको पता है कि डॉग मैमेलिया में है, यानी डॉग और ह्यूमन दोनों मैमेलिया में, दोनों में मैमरी ग्लैंड है, ये हमारे बीच एक सिमिलैरिटी है। सो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग सब ग्रुप्स में प्लेसमेंट करते हैं, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसके प्रोसेसेस, प्रिंसिपल्स से जो साइंस डील करती है कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे टर्म टैक्सोनॉमी किन्होंने दिया था, ये तो याद करना पड़ेगा, AP डी कैंडोल। केवल कैंडोल भी याद रखोगे तो चलेगा। नाउ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन किन्होंने किया है? स्टूडेंट्स,
बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, कैरोलस लीनियस। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LINNAEUS, लीनियस। इनका ओरिजिनल नाम था कार्ल वॉन लिन, बट एक्चुअली इन्होंने ना आगे जाकर जब क्लासिफिकेशन किया और प्लांट्स एनिमल्स को नाम देने शुरू किए तो इन्होंने दो दो वर्ड्स के नाम दिए सबको। मैंजरा, आपको पता है जो मैंगो है, या रैटस रैट है, होमोसेपियन ह्यूमन है, तो इन्होंने ना अपना नाम भी दो वर्ड्स का रख लिया, इन्होंने खुद ही चेंज कर लिया, कार्ल वॉन लिन को इन्होंने कैरोलस लीनियस कर दिया। तो एनीवेज दिस इज जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट कि क्यों इन्होंने अपना नाम बदला था। ये नहीं पूछते हैं आपसे, तो बस ये पूछा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। नाउ इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रांच है, इसी से रिलेटेड, हम यहां लिख लेते हैं, दैट इज सिस्टेमैटिक्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो टैक्सोनॉमी में तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्लासिफाई करेंगे उन्हें। क्लासिफाई मतलब हम ढूंढेंगे, पहचानेंगे और कौन से ग्रुप में प्लेस करना है, और अगर कोई नया है ऑर्गेनिज्म तो हम उसको एक नाम भी दे देंगे। ये तो टैक्सोनॉमी में कर रहे हैं। बट उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो दूसरे ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, क्या उनका कोई कॉमन पूर्वज है, क्या उनका कोई कॉमन एंसेस्टर है, ये सारी जो उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, कहाँ से चले आ रहे हैं, ये सब को कहते हैं फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉग में मैमरी ग्लैंड्स नहीं है, वो मैमिलिया में नहीं है, ह्यूमन में है, या बर्ड्स में नहीं है, वो अलग क्लास है, मैमरी ग्लैंड्स नहीं है, तो हम अलग अलग हैं। लेकिन ये तो टैक्सोनॉमी है कि हमको मैमिलिया में डाल दिया, नाम दे दिया एक, और बर्ड को एविस क्लास में डाल दिया, एक नाम दे दिया, कोई भी एक बर्ड है, सपोज पीकॉक और ह्यूमन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों का ही ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है, हमारे पूर्वज कॉमन है। तो जब इस तरह की रिलेशनशिप्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो वो ब्रांच सिस्टमैटिक्स बन जाती है। तो सिस्टमैटिक का क्या मतलब है, इट इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशंस, किस तरह से ये एवोल्यूशन, विकास, जो पूर्वज, वो सब कैसे जुड़े हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड से आया है, मैंने आपको बताया। टैक्सॉन मतलब अरेंजमेंट, और नॉमी मतलब उसके जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। सिस्टमैटिक वर्ड कहां से आया है, सिस्टमैटिक्स टर्म, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा। सिस्टेमा, सिस्टेमा का मतलब सिस्टम, सिस्टम। तो यहां भी हम क्लासिफाई तो कर ही रहे हैं, बट साथ में क्या सिस्टम है उनका, कैसे इवॉल्व हुए हैं, उस सब को भी स्टडी कर रहे हैं। राइट जबकि ये आया है, मैं लिख देती हूं ग्रीक वर्ड्स से, टू ग्रीक वर्ड्स, टेक्सॉन एंड नोमोस। राइट नाउ सबसे पहले सिस्टमैटिक वर्ड किन्होंने यूज किया था, कार्ल लीनियस ने। सो दिस was first used by Carolus Linnaeus in his book titled, actually कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले 1753 में एक बुक, एक पब्लिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने करीब 5900 प्लांट की स्पीशीज को क्लासिफाई करके और उनको नाम दिया था। उसका नाम ही था, वो वाली बुक नहीं जिसमें एनिमल्स, जो सेकंड बुक, पहली प्लांट की तो स्पीशीज प्लांटेरम था जो 1753 में था। 5 साल बाद 1758 में एनिमल्स को क्लासिफाई करके नाम देकर जो बुक निकाली थी, उसका नाम उन्होंने रखा था सिस्टीमा नेचुरे। यहां आया था सिस्टीमा वर्ड, पहली बार बायो में यूज हुआ था। तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था इस तरह से।
राइट? तो टैक्सोनॉमी प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन से जो ब्रांच डील करती है, और सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी प्लस उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये याद रखिएगा। नाउ टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, इसमें 4 बेसिक बातें हमें करनी है। सबसे पहले सपोज करो मैं कोई गार्डन में गई और मुझे एक बहुत अच्छा कोई सुंदर सा प्लांट मिला। मैंने वो कभी नहीं देखा था, मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं चाहती हूँ पता करना कि ये किस तरह का प्लांट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, यानी मुझे करना पड़ेगा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसकी लीव्स कैसी हैं, उसकी रूट कैसी है, उसकी स्टेम कैसी है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लेट मी राइट है, उनको मुझे स्टडी मतलब लिस्ट करना पड़ेगा। एक पेपर लेके सारे कैरेक्टराइजेशन, उन्हें मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी उनकी, तभी तो फिर मैं उसे कंपेयर करूंगी कि कहाँ डालना है। सो इट इज लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे भी हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, अब पहले के टाइम में क्या करते थे? ऑल कैरेक्टर्स, पहले के टाइम पे जिसे हम ओल्ड टैक्सोनॉमी कहते हैं, इस टाइम पे या ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी, सिर्फ दिखने वाले कैरेक्टर्स को लिस्ट किया जाता था जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर लिस्टेड, ओनली दे वर इंक्लूडेड। बट अब सिर्फ दिखने से नहीं, आपको उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट्स में तो नहीं, एक अलग एग्जांपल दे रही हूँ, उसके इंटरनल कैरेक्टर्स कैसे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो सब भी वी टेक इनटू अकाउंट। सो दिस इज कॉल्ड न्यू और नियो और मॉडर्न टैक्सोनॉमी, राइट? इसमें ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बल्कि सभी तरह के कैरेक्टर्स, सो मॉर्फोलॉजिकल, अंदर इंटरनल यानी एनाटॉमिकल, सेल्यूलर, बायोकेमिकल, किस तरह के केमिकल्स हैं, जेनेटिकल एक्सेट्रा, ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को लिस्ट किया जाता है। अगर साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी कर रहे हो तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड न्यू सिस्टमैटिक्स ऐसे नाम दे देते हैं। कर लिया, कैरेक्टर्स एक जगह लिस्ट कर लिए। अब क्या करेंगे? सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करनी है। अब कैसे पहचान करोगे? आइए समझते हैं। सो सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब सपोज मैंने ये एक प्लांट है एक्स, ये मैं क्लासिफाई करना चाहती हूँ, इसके बारे में पता लगाना चाहती हूँ। तो उसी लोकेलिटी में 3 और स्पीशीज है। सपोज ये कोई प्लांट की स्पीशीज है ए, एक बी और एक सी। अब मैं इसके कैरेक्टर्स को इनके साथ में कंपेयर करूंगी। सपोज करो सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स इसके बी से मिलते हैं, तो मैं क्या कह सकती हूं कि ये एक्स प्लांट किसका होगा? बी ग्रुप का, क्योंकि उसी एरिया है, सेम एरिया है। सो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। जब हम रिसर्च करते हैं तो जितने भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं उन सबके साथ इस अननोन के कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है, और जिसके साथ सबसे ज्यादा इसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उस ग्रुप में इसको आगे हम क्लासिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कंपैरिजन ऑफ, यहां तो कैरेक्टर्स लिखे हैं, अब उन्हें कंपेयर करेंगे। सो इट इज कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स with characters of known groups, known जिनके जो ग्रुप्स मालूम है, या जैसे छोटा सा कोई एनिमल मिला है तो चेक करो पहले उसमें
क्या उसमें नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा में जाएगा, नोटोकॉर्ड है पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो वर्टिब्रेटा में जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम बनती है तो वर्टिब्रेटा में जाएगा, वर्टिब्रेटा में देखो गिल्स हैं कि नहीं है, अगर गिल्स हैं तो फिशेस में जाएगा, नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा उसके और कैरेक्टर्स। तो ऐसे कर करके कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन, कंपेयर करके हमें पता चल गया। अब हो सकता है जब आप कंपेयर करो तो आपको पता चले कि अरे यार ये तो यही वाला ऑर्गेनिज्म है जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, इसका तो नाम भी एक है, मुझे नहीं पता था, तो चलो मुझे पता चल गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अगर वो कोई नया है, ग्रुप तो पता चल गया कि इनके जैसा है पर उसका नाम नहीं पता, तो हमें उसे एक नाम देना पड़ेगा, इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और नाम भी ऐसा नाम जो सिर्फ उसे दिया जाएगा, यूनिक, ताकि चाहे अमेरिका में कोई इंसान बात कर रहा है रोज और मैं इंडिया में बात कर रही हूँ रोज, तो हमें पता हो कि हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो रोज बोल रहा है मैं गुलाब बोल रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। लोकल नेम्स नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड नाम देना पड़ेगा, एक डिफाइनिंग नाम देना पड़ेगा जो सिर्फ उसको डिफाइन करे। सो थर्ड इज नॉमेनक्लेचर। अगर न्यू है तो फिर नॉमेनक्लेचर देना पड़ेगा। दिस इज गिविंग अ स्पेसिफिक, एक फिक्स नाम है, डिफाइनिंग नेम टू इट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नाम कैसे दिए जाते हैं। और अब नाम भी दे दिया, अब आप क्लासिफाई कर दीजिए फाइनली कि हाँ भाई ये इसको, इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है। सो क्लासिफिकेशन, अब इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, आइए समझते हैं। क्लासिफिकेशन, सपोज करिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का निकल गया, तो हम उसको प्लेस कर देंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, राइट। बट मान लीजिए कि अभी तक, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब एग लेइंग मैमल्स, अंडा देने वाले मैमल्स, वैसे मैमल्स अंडा नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, वो डिस्कवर नहीं हुए थे। और पहली बार किसी साइंटिस्ट ने वो प्लैटिपस नाम का एनिमल देखा, उन्होंने देखा कि इसकी नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेटा में डाल दिया, वर्टिब्रल कॉलम बनती है, वर्टिब्रेटा में डाल दिया, इसका माउथ इज सपोर्टेड बाय जॉज, आप आगे पढ़ोगे उस वाले डिवीजन में डाल दिया जिसे नैथोस्टोमेटा कहते हैं। फिर उन्होंने देखा कि इसके 2 जोड़ी लिम्स हैं, 2 पेयर लिम्स हैं, टेट्रापोडा में डाल दिया। फिर उन्होंने देखा कि मैमरी ग्लैंड भी है, मैमेलिया में डाल दिया। लेकिन सारे मैमल्स तो यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, ये तो एग दे रहे हैं, आज तक कोई मैमल देखा ही नहीं जो एग दे रहा है, तो अब क्या करें, कहाँ क्लासिफाई करोगे? मैमेलिया तक तो पहुंच गए आप, पर मैमेलिया के अंडर अब किस सब ग्रुप में क्लासिफाई करोगे? नया ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, उसे नाम दिया जाएगा और एक नया ग्रुप फॉर्म किया जाएगा। तो जब क्लासिफाई करते हैं, अगर कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं किसी ग्रुप से तो उसमें डाल देते हैं, क्लासिफाई, प्लेस कर देते हैं, उठा के रख देते हैं वहां पर, और अगर नहीं है तो नया ग्रुप फॉर्म किया जाता है, राइट। सो सबसे पहले कैरेक्टर्स को लिस्ट किया, कंपेयर किया, पता चल गया ये इसका है, नाम ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक नया नाम दिया, और फाइनली उसे उस ग्रुप में क्लासिफाई किया, और अगर वो कोई नया ग्रुप है तो फिर वो क्रिएट कर दिया। ये होता है टैक्सोनॉमी। इस तरह से किसी भी न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो मिला है उसे क्लासिफाई किया जाता है, और अगर साथ में एवोल्यूशनरी स्टडी, रिलेशनशिप्स की स्टडी करेंगे तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाएगा, राइट। सो नोट दिस डाउन एंड नाउ वी विल बिगिन विथ नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ये तो सिंपल है। हम पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सॉरी ये सिंपल है, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नाम कैसे देते हैं, और फिर क्लासिफाई कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से सब ग्रुप्स हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये 2 हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया कि हमें कैसे कैरेक्टर्स पता करने हैं, आइडेंटिफाई करना है। अब सपोज करिए वो कोई नया इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, तो अब हम उसे नाम देंगे। अब नाम कैसे देते हैं, आइए इसके कुछ रूल्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नॉमेनक्लेचर, नाम देना, जैसे हमारे होता है ना, इंसानों के नामकरण संस्कार होता है, जनरली बुआ आके बच्चे का नाम रखती हैं, तो यहाँ बुआ नहीं है, साइंटिस्ट रखेंगे। सो इट इज गिविंग अ स्पेसिफिक, फिक्स, स्पेसिफिक, डिफाइनिंग, जो सिर्फ उसी का है, डिफाइनिंग नेम टू
लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों दे रहे हैं हम, वाई इट इज नीडेड, क्या फायदा है? फायदा वही है जो मैंने आपको बताया। जब हम उस प्लांट की बात करें पूरी दुनिया में या उस एनिमल की बात करें तो सब एक ही बात समझें। ऐसा नहीं हो कि मैं ब्रिंजल बोल रही हूँ और अफ्रीका में साइंटिस्ट जो है वो समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं किस पेड़ की बात कर रही हूँ। सो क्या एडवांटेज है? एडवांटेज नंबर 1, दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ईच ऑर्गेनिज्म is known by same name all over the world, ताकि सारा confusion create ना हो। ऑलराइट, सेम नेम, और वो जो नाम है वो सिर्फ उसी को दिया जाएगा। यानी जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं रैटस बोलती हूँ, उसका मतलब है चूहा। मैं यहाँ रैटस बोलूँ, चाहे अमेरिका में कोई साइंटिस्ट बात करें, चाहे चाइना में बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बात करें, जब हम सब रैटस बोलते हैं तो हमारा मतलब है वो चूहे, रैट की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रैटस हम कैट को भी बोलते हैं। रैटस सिर्फ और सिर्फ रैट को ही बोला जाएगा, कैट को कोई दूसरा नाम दिया जाएगा। भले ही रैट से मिलता जुलता कोई एनिमल है उसको भी दूसरा नाम दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, घर में भी तो यही करते हैं। दोनों बहनों का नाम, मैं और मेरी सिस्टर दोनों का नाम आकांक्षा थोड़ी ना रखेंगे, वरना घर में मम्मी आकांक्षा बोलेगी और हम सब भागे चले आए दोनों, या पता पड़ा दोनों ही नहीं आए, बोले यार मम्मी काम बोलती रहती है, तो टाल देते हैं कि मैंने सोचा आप उसको बुला रहे हो, मैंने सोचा आप इसको बुला रहे हो, तो कन्फ्यूजन्स ना हो। तो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम पूरी दुनिया में, और वो नाम सिर्फ उसी का। सो द नेम इज given, ऐसा लिख देते हैं, the particular name, the specific name is given only to one organism, only to one organism, particular organism। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे चूहों को, मतलब चूहे मतलब सब चूहे रैटस है, राइट? सो दिस इज वाई वी कीप नेम्स। नाउ बेसिकली 2 टाइप्स के नेम हो सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एक तो कॉमन लोकल नेम, वन इज लोकल नेम, इसे वर्नैक्यूलर नेम्स कहते हैं। जैसे रोज को इंग्लिश में रोज कहते हैं, हिंदी में गुलाब कहते हैं, बंगला में गोलाब कहते हैं, तमिल में कुछ शायद राजोपा कहते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहते हैं। यानी कि दिस इज नॉन यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में एक सा नाम नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, साइंटिफिक नहीं है ये। तो हम यहाँ किन की बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम, ये कुछ प्रिंसिपल्स रूल्स फॉलो करेंगे। लोकल नेम्स कोई रूल फॉलो नहीं करते, आपकी मनमर्जी, आप कुछ भी रख लो। कोई ट्राइब है उसने गुलाब को कुछ और बोलना शुरू कर दिया तो उसको कोई जेल में नहीं डाल देंगे। सो फॉलो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। और कौन रखेगा इन नामों को? इन्हें तो लोकल सोसाइटी रख रही है, इन्हें साइंटिस्ट रखेंगे। सो गिवन बाय साइंटिस्ट। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, साइंटिफिक नेम्स। ये जो हमने बात की है ये साइंटिफिक नेम्स की बात की है, लोकल नेम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नाउ नाम देने के साइंटिस्ट ने 2 सिस्टम्स बनाए हैं। हालांकि ज्यादातर पहला सिस्टम फॉलो किया जाता है विच इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो 2 systems of nomenclature। साइंटिस्ट, अब हम साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं, लोकल नेम वर्नाकुलर नेम की कहीं बात नहीं होगी। 2 systems, एक जिसमें 2 शब्दों का नाम होता है, जैसे आकांक्षा अग्रवाल, रैटस। आकांक्षा अग्रवाल तो इट्स नॉट अ साइंटिफिक नेम। होमोसेपियन, रैटस। मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो। ट्रिटिकम एस्टिवम, व्हीट। सो 2 वर्ड्स हैं, 2 के लिए बाय या डाई वर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और
अगर हम 3 शब्दों का 3 वर्ड्स का नाम रखेंगे तो उसे कहते हैं, अब बड़ा आसान है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हम दोनों की बात करेंगे। ट्राइनोमियल ज्यादातर एक्सेप्टेड, बाइनोमियल। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। जबकि ट्राइनोमियल जो है दैट वाज गिवन बाय लेमार्क। कई बुक्स में हक्सले भी लिखा रहता है, लेमार्क। बट ये मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइनोमियल ये सिस्टम। तभी तो इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। वैसे कार्ल वॉन लिन 3 वर्ड्स का इनका नाम था, फिर इन्होंने कैरोलस लीनियस रख लिया था। नाउ इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स का नामकरण किया अपनी 2 अलग अलग बुक्स में, 2 जर्नल्स में, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम अभी लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आइडिया इन्होंने नहीं दिया था, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 शब्दों वाला नाम दे सकते हैं, ये आइडिया इन्होंने नहीं दिया था। ये आइडिया किसने दिया था वो हम समझेंगे, प्लीज नोट दिस। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले ये आइडिया किन्होंने दिया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं दिए थे, लेकिन आइडिया दिया था। सो यहां पर हम लिखने वाले हैं, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। लेट मी राइट। ये किन्होंने कहा था कि इस तरह से नाम दे सकते हैं? दिस वॉज प्रपोज्ड बाय गैस्पार्ड बॉहेन। गैस्पार्ड बॉहेन, इन्होंने अपनी एक बुक निकाली थी, एक जर्नल, पाइनैक्स, 1623 में। सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इन्होंने आइडिया दिया था कि इस तरह से हम नाम दे सकते हैं 2 वर्ड्स वाले। लेकिन 1753 में जाकर, मतलब 1723 हो गए 100 साल, और फिर 53 30 ईयर्स और 130 साल बाद, 130 ईयर्स के बाद 1753 में कैरोलस लीनियस ने पहली बार 2 वर्ड्स वाले प्लांट्स को नेम किया। मतलब प्लांट्स को 2 वर्ड वाले नाम दिए। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पहली बार यूज किसने किया? फर्स्ट यूसेज बाय कैरोलस लीनियस। किस बुक में? उसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। क्योंकि उन्होंने प्लांट की करीब 5900 स्पीशीज को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नाम दिया और क्लासिफाई किया। सो दिस इज द फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन या जर्नल पब्लिकेशन फॉर प्लांट नॉमेनक्लेचर। इसके पहले तक, इस बुक के पहले, इन पेड़ों को जो भी नाम दिए गए थे पूरी दुनिया में, वो सब इनवैलिड कर दिए गए, खारिज कर दिए गए। आज से यही नाम बोले जाएंगे जो कैरोलस लीनियस ने दिए हैं, बात खत्म, स्टैंडर्ड नाम। और इन्होंने और स्टडी किया और 5 इयर्स बाद यानी 1758 में एक और बुक निकाली, जर्नल सिस्टेमा नेचुरा। एक्चुअली ये जर्नल तो पहले से ही चला आ रहा था। इन्होंने 10th एडिशन में करीब 3000 एनिमल स्पीशीज को नाम दिया। सो दिस इज फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल्स। इसके पहले जो भी नाम दिए गए थे वो सब इनवैलिड कर दिए गए। अब हम यही नाम फॉलो करते हैं। ये भी कैरोलस लीनियस ने ही दिए थे। सो दिस इज द सेकेंड यूसेज। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, इन जर्नल्स का नाम पूछा जाता है। स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरे किन्होंने लिखे हैं, कब लिखे हैं, और प्लांट और एनिमल किस किस का कहाँ कहाँ नाम दिया गया है, राइट? सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ ये जो नाम दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जिन्हें बुक्स में लिखा जाता है और उन्हें कहते हैं कोड्स। जैसे लॉ, कानून में जो भी रूल्स बनाए हैं उन्हें पीनल कोड बोलते हैं ना, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के तहत। तो कोड्स बनाए हैं यानी कुछ रूल्स बनाए हैं।
उन्हें फिर जर्नल या बुक्स में लिखा हुआ है, जिसे बनाने में कुछ बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती हैं, ताकि ये नाम स्टैंडर्ड रहे, रूल्स के साथ बनाए जाते हैं। सो स्टैंडर्ड कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम एक्सेप्टेड हो। 5 कोड्स हमें पढ़ने हैं। पहला ICBN। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंटरनेशनल कोड। कोड मतलब ये बहुत कंफ्यूजन होता है क्या? कोड मतलब ये कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो प्लांट्स को नाम देने के लिए फॉलो किए जाएंगे। ये एक जर्नल में, एक बुक में लिखे गए हैं, इन्हें बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आप ICBN उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कह सकते हो, उस बुक को भी कह सकते हो, एक्चुअली वो रूल्स है। सो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। पेड़ों को नाम देने में ये वाले रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ICBN। नाउ सेकेंड ICZN। अब तक आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सेम, बस ये एनिमल्स के लिए यूज किए जाएंगे, वो रूल्स इस कोड में आते हैं। थर्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका उल्टा लिख रही हूं मैं, ICNB, ये बहुत आता है, या ICNP। बैक्टीरिया के लिए बनाना है। अगर मैं सेम बनाऊं, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बोटैनिकल या बैक्टीरिया की, तो थोड़ा सा नाम उल्टा कर दिया है। ये क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर ना लिखकर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया लिख दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो पहले वाले कोड से। या प्रोकैरियोट्स, यहां बैक्टीरिया की नेमिंग, प्रोकैरियोट्स की नेमिंग कैसे होगी? सो ICNB या ICNP। तो ICBN तो ये है और ICNB ये है। ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये दोनों यूकैरियोट्स हैं। प्लांट्स की नेमिंग, एनिमल्स की नेमिंग, बैक्टीरिया की नेमिंग। एंड फोर्थ ICTV। अब टीवी क्या है? इंटरनेशनल कोड नहीं, कमिटी। नाम है इस तरह से, याद करना पड़ेगा, है तो कोड ही। इंटरनेशनल कमिटी फॉर। अब नॉमेनक्लेचर किसका पार्ट है? टैक्सोनॉमी का। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। सो फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, वायरसेस ना लिविंग ना नॉन लिविंग, बॉर्डर लाइन। सो ICTV, वायरसेस की नेमिंग से रिलेटेड है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ इज ICNCP, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये तो नेचुरल प्लांट्स हैं, ये जो हम कल्टिवेट कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स फुल फॉर्म के ऊपर। CP, ICNCP। सिर्फ ये प्रोकैरियोट से डील कर रहा है, ये वायरसेस से डील कर रहा है, और बाकी तीनों यूकैरियोट से डील कर रहे हैं। तो पूछते हैं 3 कोड यूकैरियोट्स के, 1 कोड प्रोकैरियोट का और 1 वायरसेस का, विच आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक कि क्या रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, कैरोलस लीनियस ने मेन इसको दिया है। हालांकि प्रपोज गैस्पार्ड बोहेन ने किया था, लेकिन पहला यूज प्लांट्स के लिए और बाद में एनिमल्स के लिए ये सारी नेमिंग कैरोलस लीनियस ने करी है, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या इसके रूल्स हैं? सो नाउ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो भी नाम है ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं? लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, यानी अब
कहीं भी वर्ल्ड में ना बोली जाती है ना लिखी जाती है। क्योंकि सपोज अगर इसे हम हिंदी में लिखते या इंग्लिश में लिखते और कुछ ना कुछ लैंग्वेज में चेंज हो रहा है, उसकी ग्रामर में चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन, लगातार चेंजेस हर जगह हो रहे हैं, तो फिर वो वर्ड भी चेंज होता। हम नहीं चाहते वो वर्ड जो हो गया, नाम एक बार हो गया। तो ये सारे जो नेम्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड होते हैं। अगर सपोज ये कोई दूसरी लैंग्वेज से भी लिया है आपने, सपोज आपने इंग्लिश से लिया है, तो उस इंग्लिश वर्ड को लैटिन में जो कहते हैं वो लिया जाएगा, राइट। सो रूल नंबर 1, ऑल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट है, लैटिन लैंग्वेज, एंड इट इज अ डेड लैंग्वेज, इसीलिए। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड, ईच नेम consists of two words. बाइनोमियल नाम ही है, 2 words। कैसे समझिएगा, यहां हम लिखते हैं, मैं कोई भी लिख देते हैं, जैसे लेट्स से मैग्नीफेरा इंडिका। नाउ मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का, मैंगो साइंटिफिक नेम नहीं है। मैंगो तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में आम बोल रहे हैं, कहीं दूसरी बंगाल में जाओगे उसको कुछ और बोलेंगे। हम तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका। ये जो पहला वर्ड होता है, ये दिस फर्स्ट वर्ड, ये जीनस बताता है। दिस इज जेनेरिक नेम, दिस इज कॉल्ड जेनेरिक नेम एंड इट डिनोट्स जीनस, डिनोट्स जीनस। ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। सो स्टार्ट्स लिखा जाता है, मतलब पहला स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। आप एम को स्मॉल नहीं लिख सकते। होमोसेपियन, होमो का एच पहला वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा, या अपर केस भी बोलते हैं, कैपिटल लेटर या अपर केस। जीनस डिनोट करता है, जेनेरिक नेम है पहला। नाउ सेकेंड वर्ड जो होता है ये स्पीशीज डिनोट करता है, इसे कहते हैं स्पीशीज एपिथेट। So this second word, this is called species epithet। epithet का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विशेषण, गुण। ये उसके स्पीशीज के गुण बता रहा है, मतलब कौन सी स्पीशीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। So this denotes species of that organism, और ये हमेशा स्मॉल से ही स्टार्ट होगा। So this starts with स्मॉल या लोअर केस लेटर, छोटे, इसको कैपिटल आई नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। ये 2 रूल्स और हो गए अपने। फर्स्ट वर्ड कैसे लिखना है, सेकंड वर्ड कैसे लिखना है। कोई भी, जैसे सपोज मुझे लिखना है होमोसेपियंस, तो ये जीनस है हमारा और ये स्पीशीज है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आपको वीट का नाम लिखना है, ये जीनस है ट्रिटिकम और ये इसका स्पीशीज है एस्टिवम, ये स्मॉल से ही लिखा जाएगा। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 2 पॉइंट्स हो गए। अगर हम इस नाम को हाथ से लिख रहे हैं तो इन्हें हमेशा अंडरलाइन किया जाता है इस तरह से। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रही हूं, इफ हैंड रिटन देन 2 वर्ड्स, यानी स्पीशीज और जीनस का नाम 2 वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन। आप ऐसे नहीं खींच सकते हो पूरी एक लाइन, 2 लाइन्स ही खींचनी पड़ेंगी अलग अलग। आर सेपरेटली अंडरलाइंड। और अगर सपोज आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट निकल रहा है, तो इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। इफ प्रिंटेड देन 2 वर्ड्स, यानी ये दोनों नाम आर इटैलिसाइज्ड, यानी दे आर रिटन इन इटैलिक्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर प्रिंट कर रहे हैं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल, ये 2 रूल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अब इसी के आगे ये जो पूरा है, ये पूरा नाम है उसका, साइंटिफिक नेम है। नाउ इसके आगे अगर हमें साइंटिस्ट बताना है
कि किन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया, तो उनका नाम इसके भी बाद में लिखा जाता है. सो साइंटिस्ट नेम या डिस्कवरर या जिन्होंने भी इसके बारे में बताया, डिस्कवरर नेम इज रिटन आफ्टर सेकेंड वर्ड विच इज स्पीशीज एपिथेट. स्पीशीज एपिथेट. और ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, इन एब्रीविएटेड फॉर्म. इन एब्रीविएटेड फॉर्म, राइट, आफ्टर स्पीशीज एपिथेट. तो कैसे हम लिखेंगे नाम, इसको आगे बढ़ाते हैं. हम हाथ से लिख रहे हैं, हम हैंड रिटन मान रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मैंजीफेरा इंडिका, अंडरलाइन किया, लिन. लीनियस ने इसे डिस्क्राइब किया था. ये है जेनेरिक नेम विच इज डिनोटिंग जीनस स्टार्टिंग विथ कैपिटल. ये है स्पीशीज एपिथेट स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर. और ये है साइंटिस्ट का नाम. हालांकि कुछ साइंटिस्ट हैं जो ये नहीं मानते इस तरह से नाम को लिखना. प्लीज नोट दिस. नाउ ये मैंने जान करके एक चीज करी है, अब मैं इसको हटाऊंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे. ये जो नाम है साइंटिस्ट का, इसे ना कभी अंडरलाइन किया जाता है, नेवर अंडरलाइंड, भले ही आप हैंड रिटन है. कभी इटैलिक्स में नहीं प्रिंट करते हैं, नेवर इटैलिसाइज्ड. इसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं. जो नॉर्मल इंग्लिश हम लिखते हैं उसे रोमन लेटर्स कहते हैं. सो रिटन इन रोमन, जो नॉर्मल हम लिखते हैं, एंड शॉर्ट फॉर्म में इन एब्रीविएटेड फॉर्म. तो अगर कहीं पर आपको ये लिखा दिखे इस तरह से नाम, इसका मतलब मैंगो का नाम है अगर ये, तो ये इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशीज है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, और ये एक स्टैंडर्ड नेम है. पूरे वर्ल्ड में मैंगो की जब बात होगी तो यही कहा जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका ही बोला जाएगा उसको. मैंगो अलग अलग नाम नहीं बोले जाएंगे, और ये नाम किसी दूसरे को ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा. ये स्टैंडर्ड रूल्स है. तो हमने रूल्स देखे कि ये लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं. 2 वर्ड्स होते हैं. फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम है जो जीनस डिनोट करता है, हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है. सेकेंड वर्ड स्पीशीज एपिथेट है जो स्पीशीज को डिनोट करता है, हमेशा स्मॉल या लोअर केस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है. थर्ड वर्ड हम लिख सकते हैं, अब ये ट्राइनोमियल नहीं है. साइंटिस्ट का नाम अगर डिस्कवरर का नाम लिखना है आपको तो इन 2 के बाद लिखा जाता है. कभी अंडरलाइन नहीं होता, कभी इटैलिक्स में, सॉरी ये तो होगा, कभी अंडरलाइन नहीं होता, कभी इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और रोमन नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाता है. मान लीजिए, लोकल नेम की बात नहीं कर रहे, मान लीजिए 4 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंटिस्ट की, लर्नेड पीपल, नॉलेजेबल पीपल, साइंटिस्ट. चाइना में एक बॉडी है, वहां के साइंटिस्ट ने मैंजीफेरा इंडिका नाम रखा सबसे पहले. सपोज जापान में साइंटिस्ट की बॉडी है, उन्होंने इसका नाम सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रैटस रैटस रख दिया या ट्रिटिकम एस्टिवम रख दिया. अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका नाम होमोसेपियन रख दिया फॉर एग्जाम्पल. बिल्कुल बेकार एग्जाम्पल है. तो अब क्या करें, कैसे पहुंचे हम डिसीजन पे, किसको गुस्सा करें, किसको नाराज करें, किसको खुश करें, क्या करें, कौन सा नाम चूज किया जाएगा? क्या अमेरिकन नेम चूज किया जाएगा क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है? क्या जापान का यूज किया जाएगा क्योंकि जापान की कार सबसे बढ़िया है? कैसे चूज करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, और बाकी नामों का क्या करोगे? क्या उन्हें खारिज कर दोगे या उन्हें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करोगे? क्या करोगे? ये एक क्वेश्चन है अभी हमारे दिमाग में. दूसरा क्वेश्चन, ये जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये क्या है? इसमें वो थर्ड वर्ड कौन सा होगा? प्लीज नोट, साइंटिस्ट के नाम को थर्ड वर्ड नहीं मान रहे हैं. ट्राइनोमियल में तो नाम ही 3 का होगा. जैसे गोरिल्ला का नाम होता है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये नाम है उसका. जीनस स्पीशीज सेम होती है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला.
तो ये तीसरा वाला गुरिल्ला वर्ड जो है ये क्या डिनोट कर रहा है? पहला तो जीनस, दूसरा स्पीशीज, तीसरा क्या डिनोट कर रहा है? या हम अगर कैबेज की बात करें, पत्ता गोभी, उसका नाम है ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा। तो ब्रासिका तो जीनस हो गया, ओलिरेसिया स्पीशीज हो गया, ये कैपिटेटा क्या है? So all this and more interesting things we'll learn in the next class. We'll talk more about binomial nomenclature and we'll talk about trinomial nomenclature, और फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कौन सी यूनिट्स हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से सब ग्रुप्स हैं, and much more. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.